31 जुलाई है और 31 जुलाई बहुत ही एक ऐतिहासिक दिन है, तारीख है ऐतिहासिक। कल दो महान शख्सियत, एक का जिनका जन्मदिन है और एक की पुण्यतिथि है, शहीदी दिवस है उनका। तो शहीदी दिवस जिनका है उनके बारे में आप जानते होंगे, जानते हैं। और जन्मदिन किनका है ये नहीं जानते, चलो वो मैं बता देता हूँ। कल 31 जुलाई को हिंदी साहित्य के महान लेखक, जिनको उपन्यास सम्राट कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद का जन्मदिन है। मुंशी प्रेमचंद, अगर मैं व्यक्तिगत रूप से कोई बात कहूँ तो मेरे पसंदीदा लेखकों में वो सर्वोपरि है। वो सर्वोपरि इसलिए नहीं है कि वो उन्होंने बहुत अच्छा लिखा या बहुत सारी कहानियां लिखी, उपन्यास लिखे, बल्कि इसलिए वो मेरे पसंदीदा लेखकों में सर्वोपरि आते हैं कि वो मेरी बात कहते हैं, वो आपकी बात कहते हैं, वो जनमानस की बात कहते हैं। मुंशी प्रेमचंद से पहले जो साहित्य लिखा जा रहा था वो साहित्य राजाओं का, रानियों का, राजकुमारों का या तिलिस्मी साहित्य था, परियों की कहानियां थी, वो परिलोक की सैर कराने वाली रचनाएं थी। अगर हम उनसे पहले के समय की किसी एकाध रचना पर भी थोड़ा सा दृष्टिपात करें तो मैं बात करता हूँ, एक बहुत लोकप्रिय उपन्यास लिखा गया, देवकी नंदन खत्री का लिखा हुआ है, चंद्रकांता। और आप में से बहुत सारे बच्चे चंद्रकांता नाम से एकदम समझ गए होंगे कि ये क्या है, जानते होंगे ना, क्योंकि ये टीवी पर धारावाहिक भी चला और एक बार नहीं चला, कई बार चला, और एक बहुत विस्तृत उपन्यास रहा है। ये टोटली तिलिस्म पर आधारित, अय्यारी पर आधारित उपन्यास था और एक ऐसा उपन्यास था, इतना लोकप्रिय हुआ कि इसको पढ़ने के लिए ही लाखों लोगों ने हिंदी सीख ली। अनुवाद नहीं हुआ इसका तब तक जब तक तो उन्होंने हिंदी सीख ली कि इसको पढ़ा जाए, इतना लोकप्रिय हुआ। लेकिन मुंशी प्रेमचंद जब आते हैं वो इस तिलिस्म को तोड़ते हैं। तिलिस्म कहते हैं जादू को। अय्यारी शब्द भी ये एक उर्दू फारसी का शब्द है जिसका अर्थ होता है रूप बदल लेना, भेष बदल लेना, अपनी शक्ल बदल लेना। तो इस तिलिस्म को तोड़ करके वो आगे आते हैं, क्योंकि उनका जीवन भी संघर्षों से भरा हुआ था। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 में वाराणसी के निकट एक लम्ही नामक गांव में हुआ था। एक सामान्य गरीब परिवार था और उनके पिता वैसे डाकखाने में मुंशी थे। उनका नाम मुंशी अजायब राय था। तो मुंशी प्रेमचंद का बचपन का नाम धनपत राय था। बचपन में ही इनकी माता गुजर जाती है और इनके पिता दूसरी शादी कर लेते हैं। और ये स्वयं लिखते हैं उस दूसरी शादी के बारे में कि मेरे पिताजी ने दूसरी शादी करके अपने आप को तो उन्होंने जहन्नुम में धकेल ही दिया, बल्कि मेरा जीवन भी नर्क बना दिया। क्योंकि विमाता जो थी वो उनसे बेहद ईर्ष्या रखती थी, बहुत झगड़ालू स्वभाव की थी। तो इनका अधिकांश समय जो था वो घर से बाहर ही बीतता था और स्कूल से आकर के ये बाहर निकल जाते थे, खेत खलिहानों में, बगीचों में। कोई बात नहीं बेटा, ये छोटे छोटे जीव हैं, क्या बात है। खलिहानों में इनका समय बीतता था और वहां पर ये किसान के जीवन के बेहद निकट आए।
और वहीं से इनके जीवन पर प्रभाव पड़ता चला गया और कुछ पुस्तकें भी इन्होंने पढ़ी उस दौरान। और पुस्तकें पढ़ने का मुंशी प्रेमचंद स्वयं लिखते हैं कि उनको पुस्तकें पढ़ने का चस्का यहीं से लगा। बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी और इनके अंदर की जो प्रतिभा थी वो उभरती चली गई। और फिर इन्होंने जब लेखन शुरू किया तो उर्दू में लिखा, नवाब राय के नाम से लिखा। इनकी पुस्तक और देशभक्ति की भावना भी इनके अंदर कूट कूट करके भरी हुई थी। इन्होंने जो अपनी कहानियों की पुस्तक एक प्रकाशित हुई इनकी सोजे वतन के नाम से। सोजे वतन में जो कहानियां थी वो देशभक्ति से प्रेरित थी, क्योंकि उस समय में हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारतीयों के अंदर अपने देश के प्रति कोई ऐसी भावना पैदा हो कि उनकी सत्ता को कोई खतरा पैदा हो। और उन्होंने मुंशी प्रेमचंद की इस किताब को जब्त कर लिया। इसकी बहुत सारी प्रतियां इकट्ठी करके जला दी गई या उनको अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया। उसके बाद इन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया और मुंशी प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया। और इन्होंने लगभग हिंदी में भी 300 के आसपास कहानियां लिखी और इनके लगभग 15 उपन्यास हैं। इनका वैसे अंतिम उपन्यास गोदान माना जाता है और मंगलसूत्र जो कि इनका अधूरा रह गया था, इनकी पत्नी शिवरानी देवी ने उसे बाद में पूरा किया। वो लिखती हैं कि उन्होंने उनके कथानक के अनुसार इस उपन्यास को पूरा कर दिया है, लेकिन अगर स्वयं मुंशी जी जिंदा होते तो ये कैसा आकार लेता, ये उपन्यास किस दिशा में इसका कथानक पहुंचता अंत में, तो वो नहीं कह सकती। लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से अपने पति को एक श्रद्धांजलि देने के रूप में इस उपन्यास को पूरा किया। और इनकी कहानियां हैं, बहुत प्रसिद्ध कहानियां हैं, किसान की कहानियां हैं। उस वक्त के समाज की जो तस्वीर थी वो तस्वीर हूबहू हम इनकी रचनाओं में देख सकते हैं कि किस प्रकार से किसान मजदूर वर्ग शोषण का शिकार हो रहा था। हर तरफ से शोषण का शिकार था वो सरकार की तरफ से भी उसका शोषण हो रहा था। और जो उस वक्त के साहूकार और जमींदार वर्ग था, जमींदार वर्ग की जो परिभाषा है वो ये है कि उस वक्त में जमींदार सरकार द्वारा नियत एक ऐसा व्यक्ति होता था जिसके अधीन कई गांवों की जमीन होती थी, सैकड़ों एकड़ जमीन उसके नीचे होती थी और वो लगान इकट्ठा करके सरकारी खजाने में जमा करवाता था और इसका उस सरकार से उसे इनाम मिलता था। वो स्वच्छंद होता था अपने ढंग से उगाही करने में और बढ़िया ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करता था। तो ऐसे लोग किसान का शोषण करते थे। वो लिखते हैं जब उन्होंने सवा शेर गेहूं कहानी लिखी कि सवा शेर गेहूं कहानी में जो उसका नायक है वो सवा शेर गेहूं, जब उसके घर में मेहमान आ जाते हैं कि सवा शेर गेहूं महाजन से उधार ले लेता है और उसी सवा शेर गेहूं का कर्ज चुकाते चुकाते वो तो मृत्यु को प्राप्त हो ही जाता है, बल्कि उसका आगे बेटा भी बंधुआ मजदूर हो जाता है। ये स्थिति थी उस वक्त में समाज की। और मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं में निरंतर आगे विकास दिखाई देता है। शुरुआती कहानियों में उनकी किसी और तरह की कथानक है, धीरे 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 उसमें किसान की एक आती हुई जागरूकता दिखाई देती है। कफन कहानी को अगर हम पढ़ें देखें उसको, उसमें जो उसके पात्र हैं उनके पास न ढंग से खाने के लिए है न पहनने के लिए कपड़ा है, बहुत गरीब हैं। बेटे की पत्नी की मृत्यु हो जाती है और वो खेत में से आलू उखाड़ करके ले आते हैं, उसे रात को भून करके खा रहे हैं। और बेटा, जो पत्नी अंदर प्रसव पीड़ा से चीख रही है, तो न तो बेटा देखने जाता है उसे, न पिता देखने जाता है। बेटा पिता को कहता है, पिता बेटे को कहता है। वो लगता है कि कहीं ये मेरे हिस्से के आलू ना खा जाए इतने में, अगर मैं अंदर देखने जाऊंगा। तो देखिए कि भूखमरी की पराकाष्ठा क्या है। उनके पास कुछ नहीं था। उनकी पत्नी की उसकी मृत्यु हो जाती है। सुबह जब उसका दाह संस्कार करना होता है तो आसपास के लोग पैसा इकट्ठा करके उनको देते हैं कि जाओ इसके दाह संस्कार का कुछ सामान ले आओ। और ये उसके बाद की जो तस्वीर है वो दिखाती है कि किस प्रकार से आम व्यक्ति में जागरूकता आ रही है। जब वो बाजार में जाते हैं तो पहले वो भर पेट खाना खाना शुरू कर देते हैं उन पैसों में से, और खा करके फिर बात कर रहे हैं आपस में कि क्या होगा। मान लो अगर बहू को कफन नहीं मिला तो क्या हो जाएगा, उसने आखिरकार उसके साथ ही जल जाना है, कौन सा साथ थोड़ी जाना है।
तो इस तरीके की जो ये सामान्य सी बातें हैं, ये बातें दिखाती हैं कि उनके अंदर अंधविश्वास के प्रति किस तरह से एक विद्रोह की भावना उभर करके सामने आ रही है। पूस की रात कहानी को अगर हम देखें, पूस की रात कहानी, पूस यानी कि पौष का महीना, दिसंबर के अंत का महीना, जब बहुत ठंड होती है, खेत की रखवाली करने के लिए किसान जाता है, तो उसके पास कंबल नहीं है, क्योंकि कंबल जो खरीदने के लिए उसने पैसे रखे थे, वो महाजन उधार अपनी मांगने के लिए आ जाता है और पत्नी मजबूरी में उसे वो पैसे उठा करके दे देती है। हल्कू जो उसका नायक है वो दे देता है। तो पत्नी पूछती है कि कैसे अपना करोगे, कि जो मर्जी हो जाए पर इससे तो पिंड छूटे, कि ये जो इतनी गालियां दे रहा है, धमका रहा है, उससे तो इतना अपमान नहीं अब सहा जाएगा। यानी ये देखिए कि महाजन लोग जो होते थे वो आकर के जिनको पैसा दिया होता था उनको धमकाते भी थे, अपशब्द भी बोलते थे। रात में हल्कू अपने खेत की रखवाली करने के लिए जाता है, तो उसके पास कंबल नहीं है, आग जला करके सेकने लग जाता है। और आग का सर्दियों में जो आकर्षण होता है ना, वो आकर्षण व्यक्ति को ऐसे बांध लेता है अपने जादू में कि वो उसे छोड़ करके नहीं जाना चाहता। नील गायें खेत चर रही होती हैं और हल्कू आग सेक रहा होता है। वो ये सोचता है, बार बार अपने मन को तसल्ली देता है कि मेरा वहम है, कुछ नहीं है, क्योंकि वो उठने की कोशिश करता है तो उससे उठा नहीं जाता है आग के पास से, इतनी ठंड है, हाड़ कंपा देने वाली ठंड है। और गाय, नील गायें जो थी वो सारी फसल बर्बाद कर देती हैं। सुबह जब घर जाता है तो पत्नी, अपना खेत उसने देख लिया, पत्नी आती है खेत में, हल्कू सोया हुआ है क्योंकि उसकी ठंड दूर हो चुकी थी और सारी रात का जागा हुआ था। पत्नी कहती है कि उधर नील गायों ने खेत उजाड़ दिया और तुम यहाँ इस प्रकार बेफिक्र होकर के सो रहे हो। जब हल्कू देखता है कि खेत उजाड़ दिया तो वो कहता है कि कम से कम कल को यहाँ मुझे सोना तो नहीं पड़ेगा, मजदूरी करके पेट भर लेंगे। क्योंकि उसे पता है कि जो खेती वो कर रहा है उस खेती में उसे इतना भी नहीं मिल रहा है कि वो भरपेट भोजन कर सके। इससे अच्छा तो बिना खेती के मजदूरी कर लेगा, कम से कम वो पेट तो अपना भर सकेगा। तो ये किसान के अंदर पनपती हुई विद्रोह की भावना को मुंशी प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में उजागर किया है।